सुबह हम लोग पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ रहे थे ना। हरियाणा के कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। जितना मुझे याद है 8-10 ही पढ़े थे हमने सुबह ना। हाँ 8 पढ़े थे। किस पर पहुंच गए थे? क्या नाम था? गोपाल सिंह कंप्लीट हो गया था। राजनीतिज्ञों पर आ गए। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी बात करेंगे पॉलिटिशियंस की। बिल्कुल शांत होकर सामने बोर्ड पर देखना और दो बहुत बड़े चेहरे, एक बंसीलाल और एक भजन लाल। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन दोनों के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस तुमने देखे हैं। कभी कैबिनेट मिनिस्ट्री, कभी एमपी, कभी एमएलए, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा। दोनों के बारे में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। अब जो ढंग से समझ लेगा उसको बहुत आसान दिखेगा किताब पढ़ना, सिर्फ शांति से समझना। एक आदमी है चौधरी बंसीलाल जी। जब जन्मे तो भारत आजाद नहीं था। अगस्त 1927 में इनका जन्म हुआ था भिवानी के एक गांव में। इसका नाम था गोलागढ़। एक गांव में जन्मे भिवानी के 1927 में। और ये वो दौर था जब गांधी जी आंदोलन, साइमन कमीशन, बच्चे थे ये। जब ये थोड़े से बड़े हुए तो इन्होंने देखा अच्छा आज़ादी की लड़ाइयाँ हैं, उनमें इनका इंटरेस्ट बना। तो ये मान के चलो इस दौर के लोग अपने देश से प्यार करते थे क्योंकि उन्होंने परतंत्रता देख रखी थी। आजकल की तरह नहीं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन लोगों ने अपनी आंखों से आज़ादी को देखा, उस एक लंबी यात्रा को देखा कि कितने लोग मरे, कैसे लाठी चार्ज, कितना एक हैरेसमेंट था। तब जाके 1947 में हम आज़ाद हुए। तब इनकी उम्र 20 साल की रही होगी। तो 20 साल में सब समझने के लायक बन जाते हैं। उस नेगेटिव दौर को इन्होंने देखा। तब ये बच्चे थे, जवान थे। इस सारी कहानी के कारण इनका अपने देश के प्रति एक अलग सा लगाव, एक जुड़ाव था और इसीलिए इन्होंने राजनीति में कदम रखा। और जब ये राजनीति में आए तब आपका हरियाणा बना भी नहीं था। 1960 में इन्होंने राजनीति में अपनी शुरुआत की बड़े स्तर पर। बड़े स्तर पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एमपी और एमएलए की कहानी हम बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि कांग्रेस में एक मेंबर थे, वो तो बहुत पहले से थे। लेकिन एक बड़े तौर पे देखें तो एमपी एमएलए बने ये। और बहुत बड़ी बात है कि ये राज्यसभा के भी एमपी बने। इनफैक्ट पहली बार जब बने 1960 से 66 तब ये एमपी राज्यसभा ही बने थे। हम सब जानते हैं राज्यसभा में एक बार आ गए तो कितने साल रहेंगे? 6 साल। तो 60 में आए 66 तक, जब तक हरियाणा बना उस दौर में जब वो सारी लड़ाई झगड़े बनेगा नहीं बनेगा तब ये राज्यसभा के एमपी थे। तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि हरियाणा बनने से पहले ये क्या थे? राज्यसभा के एमपी। फिर ये एमएलए भी बनते हैं। यहाँ मैं राज्यसभा एमपी लिख दूं। फिर ये क्या बने इसके बाद? एमएलए। और एक आधी बार ऐसा नहीं हुआ, ये एमएलए 7 बार बने अलग अलग किश्तों में। तो बहुत बड़ी बात है। कितनी बार एमएलए बने? 7 बार। एमएलए में से 3 बार ये अपने हरियाणा के सीएम भी बने। तो एमएलए तो सीएम बनता होगा। 7 बार एमएलए, 3 बार सीएम। ये एमपी बने राज्यसभा के 2 बार और 3 बार ये लोकसभा के भी एमपी बने। तो तुम देखो कितना लंबा सफर है इनका राजनीति का। राज्यसभा में एंट्री करते हैं 60 से 66, फिर एमएलए भी बने। उस एमएलए के दौर में फिर एक आधी बार ये लोकसभा भी गए। राज्यसभा के भी 2 बार रहे, 3 बार लोकसभा के और 7 बार एमएलए और 3 बार सीएम। तो इतनी सारी बातें सुन के लग रहा होगा कि कितनी बड़ी राजनीतिक हस्ती। इसीलिए हम कहते हैं हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी सीएम का है तो किसका है? वो बंसीलाल। कितनी बार ये एमपी बने हैं? 5 बार। 2 बार राज्यसभा के और 3 बार लोकसभा के। 7 बार के इलेक्शन में आप ये देखो कितने ज्यादा बार जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो शाम की सीट से ये 5 बार जीते हैं। तो शाम कहाँ पड़ेगा? 5 बार एक सीट से जीतने का मतलब आप काम करेंगे तो ही जनता आपको बार बार बनाएगी, वरना कोई नहीं बनाएगा। तो 5 बार यहाँ से जीते। हाँ, ये 2 बार इलेक्शन हारे भी हैं। एक बार ये लोकसभा की सीट थी और वो एक दौर आया था 1977 में जब जनता पार्टी हर जगह जीती थी और कांग्रेस हारी थी। उसी दौर में ये भी लोकसभा की सीट भिवानी सीट से हारे और इनको टक्कर दी थी। इनसे बस थोड़ी सी उम्र में छोटी थी। अभी पिछले साल ही वो एक्सपायर हुई है नवंबर 2020 में।
चंद्रावती न्यूज में रही महिला का नाम, बहुत एज्ड होके अब गई हैं ये 2020 में, जबकि इनका जन्म है 1928 का। आप ये लगा लो 92 इयर्स तक जिंदा बैठी रही और हरियाणा में ही इनकी डेथ हुई है पिछले साल नवंबर में। ये पैंडेमिक के दौर से जब निकले थे ना, तब इनकी डेथ हुई। 1977 में जब पूरे देश में कौन सी लहर थी वो, हाँ, जैसे कभी बीजेपी लहर देखी, ऐसे एक बार जनता लहर आई थी, जनता पार्टी की लहर। उस लहर में सब कांग्रेस वालों का पत्ता साफ हो गया और कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे बंसीलाल जी, तो इनको भी हरा दिया। इन्हीं के एरिया में भिवानी में ही जन्मी थी चंद्रावती जी। ये कब जन्मी थी? 1928, जबकि बंसीलाल 27 के हैं, तो इनकी एज की थी। और उस दौर में जनता पार्टी की तरफ से ये उठी लोकसभा की सीट पर और ये जीत गई। खास क्या है, ये आपके हरियाणा की पहली औरत है जो एमएलए भी बनी थी पहले और पहली एमपी भी बनी। तो फर्स्ट लेडी हरियाणा से जो एमएलए की सीट पर भी आई हैं और एमपी की सीट पर, पहली बात बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद तो ढेर महिलाएं हैं, लेकिन पहली महिला जो एमएलए और एमपी की सीट पर बैठी, कौन थी वो? और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी, किसको हरा दिया? बंसीलाल, जो कि आप देखो कितने 7 बार एमएलए, 3 बार सीएम और 5 बार लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, तो बड़ी हस्ती रहे होंगे। उनको हरा के ये आपकी भिवानी की सीट से, लोकसभा की सीट से 1977 में 6th लोकसभा की सीट पे काबिज हुई। तो अगर पूछ ले बंसीलाल जी कौन सी लोकसभा के इलेक्शन हारे थे, जनता पार्टी याद है तो छठी तुम्हें अपने आप याद रहेगा। ये थी इनकी थोड़ी सी बहुत बेसिक सी बातचीत। इसके बाद ध्यान से सुनो, लोकसभा में आए ये, राज्यसभा में आए और ये एमएलए बने। और कितनी बार सीएम बने? हाँ, जब ये पहली बार सीएम बने ना तो 1968, यानी हरियाणा बने कुछ ही दिन बीते थे। हरियाणा याद करो 66 में बना था। पहला सीएम हमने बिना इलेक्शन के ही बना दिया था। मार्च में इलेक्शन हुआ, पहला गैर कांग्रेसी सीएम राव वीरेंद्र सिंह। फिर याद करना 5-6 महीने का ये अपना आपातकाल, ये क्या था? राष्ट्रपति शासन, आपातकाल राष्ट्रपति शासन। उसके बाद 68 ही तो आ गया था भाई। 67 से 68 में तो तुम्हारा राष्ट्रपति शासन हटा, तब ये आपके राज्य के क्या बन गए? सीएम। तो फर्स्ट सीएम का टेन्योर 68 से 75 तक। फिर सेकंड सीएम का टेन्योर, आपके हरियाणा की राजनीति याद है, 2-2 साल के सीएम पीएम ये आ रहे थे बहुत जल्दी। इसके बाद ये दोबारा बनते हैं 85-86 में, और ये तीसरी बार जब बने तो ये कांग्रेस से हट चुके थे और एक नई पार्टी बना चुके थे, हरियाणा विकास पार्टी। विशाल तो पहले बन गई थी, ये विकास है। हरियाणा में 1996 से 1999, और इसी टाइम पर इन्होंने शराबबंदी विधेयक लागू किया, जिसकी बहुत नुकसानदायक स्थिति रही और बहुत ब्लैक चला, यहाँ ब्लैक में शराब बिकी, बहुत नेगेटिव रहा। ये 3 बार बने हैं आपके सीएम। आपके एमएलए कितनी बार बने? ये 7 बार, 2 बार राज्यसभा से और 3 बार लोकसभा। किस महिला ने इनको हरा दिया? चंद्रावती कब जन्मी थी? 1928 में। ये कब जन्मे? 1927, गोलागढ़ गांव। ये 2006 में एक्सपायर हो गए। चंद्रावती जी अब तक बैठी थी 2020 में, यानी इनसे काफी लंबी उम्र जी के, वो तो 92 इयर्स में अब पिछले साल एक्सपायर हुई हैं। क्या ये बातें समझ में आ गई? इनकी कांग्रेस में बहुत बढ़िया सुनी जाती थी। और याद करो जब आपका हरियाणा 100% बिजली पहुंचाने वाला राज्य बना, इंदिरा गांधी आई थी। 1975 में जब आपके देश में क्या लगा हुआ था? आपातकाल। जब सब लोग पीछे हट रहे थे, नेगेटिव दौर था, तब इंदिरा गांधी ने इन्हें बुलाया और कहा कि सर आप देश की रक्षा करो। रक्षा मंत्री बना दिए 1977 तक। आपातकाल में किस पोस्ट पर रहे? अब तुम खुद देखो, आज रक्षा मंत्री ऊपर के तीसरे नंबर पे, पीएम, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, यही तो 3 मेन आदमी हैं। तो आप सोचो देश में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह इनको दी गई। कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन सी मिनिस्ट्री पकड़ाई? रक्षा। इनका काम था रक्षा करने का, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये दोबारा जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई, कब मरी थी इंदिरा गांधी? 31 अक्टूबर 1984, दिसंबर की बात कर रही हूँ। 1984 में ये इंदिरा गांधी की डेथ के बाद किसका काल रहा होगा? राजीव की सरकार में 84 के बाद इनको फिर से मौका मिला और इस बार इनको दिया गया कौन सा डिपार्टमेंट? रेल।
रेल परिवहन इनको दिया गया। तो दो बड़ी पोस्ट पर कैबिनेट मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर भी बड़ा मिनिस्टर होता है। पहले रक्षा बने, जब माता जी का दौर था, जब बेटे का दौर आया तो ये रेल मंत्री बन गए। इस बीच में हरियाणा में भी उथल पुथल मचती रही, इसलिए देखो 85-86 मैंने यहाँ लिखा है। इसी तरह से मैंने आगे लिख दिया 84, यानी इस दौर में कभी ये एमएलए की कुर्सी पर जीत रहे थे और कभी एमपी के रूप में काम कर रहे थे। तो ये लगातार एमपी, एमएलए, सीएम या फिर बड़े बड़े मंत्रियों के पद पे बैठे रहे। कितने बार एमएलए बने ये? सीएम कितनी बार बने? कौन से दो कैबिनेट मिनिस्ट्री संभाली? पहले रक्षा, फिर रेल। रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल में बने और रेल मंत्री इंदिरा के मर्डर के बाद राजीव के टाइम में। क्या ये समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। पहले इसको अकेले को पढ़ लेते हैं ताकि ये क्लियर हो, फिर भजन लाल के ऊपर पहुंचेंगे हम। पहले देखो चौधरी बंसीलाल जी 244। अच्छा, हमने पीछे वाले भी तो नहीं पढ़े ना? ठीक है, कोई नहीं, पहले बंसीलाल जी का टॉपिक पूरा करो फिर पढ़ाऊंगी पीछे। चौधरी बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त, कोई तुम्हारा जिला बना था 26 अगस्त को? सिरसा। अगर पेपर में 26 अगस्त नहीं आया तो 1 सितंबर। वो पेपर देख लेना कैसा है। 26 अगस्त हम मानते हैं, विकिपीडिया 1 सितंबर दिखाता है। 26 अगस्त को सिरसा बना था 1975 में। चलो कोई नहीं, वापस आते हैं। बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ था। आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहते हैं। ये 7 बार विधानसभा के सदस्य बने, यानी कि क्या बने? एमएलए। कितनी बार? 7 बार। 3 बार 1968 से 75 और 86 को 86 बना लो, 86 में बने थे। 85 नहीं था, ये 86 था। मैंने शायद 84 लिख दिया, मैंने 85 लिखा था। अच्छा, इसको ठीक कर लो, 86 बनाओ। ये जुलाई में बने थे। 86, 87 और फिर तीसरी बार तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था इससे, कांग्रेस से, और अपनी पार्टी बना दी थी। कौन सी? हरियाणा विकास पार्टी। 1996 से 99, तो 2 बार कांग्रेस की तरफ से सीएम, 1 बार अपनी पार्टी की तरफ से सीएम। 3 बार। एमएलए कितनी बार बने? 7 बार। 1996 में कांग्रेस से अलग होने के बाद इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की। इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष भी कहते हैं। ये बहुत कम है, इसमें बहुत सारी चीजें तुम्हें ऐड करनी है। ऊपर लिखना स्टार्ट करो, लिखो रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री 1975-77, ब्रैकेट में आपातकाल लिख लेना, फिर याद रह जाएगा। रक्षा मंत्री 1975 से 77, आपातकाल। किसका दौर था ये? इंदिरा का। इंदिरा के साथ जो है ना, इनकी बहुत बढ़िया बातचीत थी और इंदिरा इनकी बातें सुनती भी थी, जबकि वो आला कमान पीएम थी। नेक्स्ट चेक करना, रेल मंत्री लिख लो यहाँ। रेल मंत्री 84 से 86, जब इनकी डेथ हो गई और कौन बना पीएम? राजीव। राजीव के टाइम में भजन लाल जी का भी बहुत बढ़िया सिक्का चला, वो भी केंद्र में मंत्री बने, पर अभी इनको पढ़ रहे हैं। रेल मंत्री 1984-86, किसकी डेथ के बाद ऐसा हुआ? इंदिरा। यानी इंदिरा के टाइम में ये क्या थे? रक्षा मंत्री आपातकाल में, और उनकी डेथ के बाद राजीव के टाइम बन गए रेल मंत्री। इसके बाद यहीं पे लिखो राज्यसभा एमपी। राज्यसभा एमपी 2 बार। राज्यसभा एमपी 2 बार लिख लेना। 1960 से 66, जब तो हरियाणा था भी नहीं। 1960 से 66 और 76 से 80, 1960 से 66 और 1976 से 80। जब ये राज्यसभा के मेंबर थे तब ये क्या बना दिए गए होंगे? 75-77 में क्या बने ये? रक्षा मंत्री। ऐसे ही याद है जब ये खुद इंदिरा गांधी जब एमपी राज्यसभा की थी तो क्या बन गई थी? पीएम। तो ऐसे ही राज्यसभा के आदमी को इसने क्या बना दिया? रक्षा मंत्री। किसी को बना दे, इनकी मर्जी। नेक्स्ट, ये बहुत सारे कारण होते हैं, बीच में हटा लेते हैं। उस दौरान में इन्होंने सीएम के, ये एमएलए के इलेक्शन लड़ लिए। सर्बानंद सोनोवाल का नाम सुना है? पहले एमपी था, फिर सीएम बन गया, फिर वापस क्या बन गए? कैबिनेट मिनिस्टर। ये लाभ के पद पे नहीं बैठते, ये कोई जिसका मन करे। ये पर्रिकर नहीं थे गोवा के याद है? मनोहर पर्रिकर अपने डिफेंस मिनिस्टर बने थे ना। फिर क्या हुआ? गोवा के इलेक्शन हुए तो वहाँ एमएलए बन गए, फिर वहाँ सीएम बन गए, फाइनली वहीं उनकी डेथ हुई ना। तो ये लाभ के पद पे नहीं है। कभी तुम्हें ये सीएम दिखेंगे, कभी एमपी रहते हुए एमएलए का इलेक्शन लड़के जीत जाएंगे तो वहाँ के सीएम बन जाएंगे, फिर छोड़ देंगे काम को बीच में। सर्बानंद सोनोवाल तो प्रेजेंट का बता रही हूँ, असम का, अभी मिनिस्ट्री में दोबारा आ गए तो सीएम का पद खाली कराए। नेक्स्ट लिख लो यहाँ, लोकसभा के एमपी 3 बार बने।
लोकसभा एमपी 3 बार। कब से कब तक बने लिख लो, 1980 से 84, 80 से 84, 85 से 86, 85-86, फिर 89 से 91। इस दौर में ये वापस सीएम की कुर्सी के लिए भी लड़ सकते हैं, मना ही नहीं है इस देश में। कोई पीएम के पद से भी एमएलए का इलेक्शन लड़े, उसकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो, ऊपर ही लिखो या नीचे जहां जगह मिले लिखो, 1977 में जनता पार्टी की लहर के दौर में 1977 में जनता पार्टी की लहर के दौर में बंसीलाल जी भिवानी लोकसभा सीट का चुनाव हारे। 1977 जनता पार्टी लहर के दौर में बंसीलाल जी कौन सी सीट, भिवानी की लोकसभा सीट हारे। तो फिर कौन जीता, चंद्रावती। लिख लो ये, चंद्रावती जीती। ये चंद्रावती कहाँ जन्मी है, ये भी भिवानी में 1928 में। लिख लो भिवानी 1928। ये डालावास, जैसे वो कहाँ थे, गोलागढ़ में ना, ये डालावास भिवानी, यही लिख लो इनके बारे में। डालावास भिवानी में जन्मी 1928 में, यही मेंशन कर लो। फर्स्ट महिला एमएलए हरियाणा की, फर्स्ट महिला एमएलए हरियाणा की, फिर फर्स्ट महिला एमपी हरियाणा की, दोनों यही हैं। तो एमपी एमएलए कोई भी बन सकता है यहाँ। फर्स्ट महिला एमएलए हरियाणा की, फर्स्ट महिला एमपी हरियाणा की। किसको इसने कड़ी टक्कर देके हरा दिया, जिनका की सिक्का चलता था। 60 से वो एमपी रहे हैं और फिर देश में बड़ी हस्ती रहे। 77 में हराया, जबकि 70 में तो हरियाणा पूरी तरह से बिजली, और सोचो 75 में वो देश के क्या बने हुए थे, रक्षा मंत्री। इतनी बड़ी पोस्ट के आदमी को हरा दिया चंद्रावती जी ने। कहाँ जन्मी थी ये, भिवानी में। यहीं पे लिख लो कौन सी लोकसभा में हराया होगा, पता है तुम्हें, 6ठी में, क्योंकि उसी टाइम जनता पार्टी। यहाँ लिखो ये पुदुचेरी की एलजी भी रही। हरियाणा से पहली महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर थी ये, पुदुचेरी, पौंडीचेरी जिसको बोलते हो। पुदुचेरी की एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही। बड़ी पोस्ट होती है ये, रही तो कुछ महीने, लेकिन फिर भी एक दिन बैठना भी बहुत है पोस्ट पे। तो हाँ लिख लो, एलजी पुदुचेरी रही। 19 फरवरी 1990 से 19 फरवरी 1990 से सेम ईयर में हट गई, लेकिन कई महीने, 18-12-1990, यानी 12वें महीने तक, 18-12-1990, 10 महीने पूरे काटे हैं ना। कहाँ की एलजी रही है, पुदुचेरी की। और उससे पहले किसके खिलाफ जीती हैं, बंसीलाल। कौन सी लोकसभा, 6ठी। कौन सी सीट से, जबकि हम पढ़ रहे थे कि तब तक तो ये बिजली ला चुके थे, हरियाणा के लौह पुरुष बन चुके थे। ये आ गई थी आपकी, क्या नाम है इसका, मारुति, और अच्छे अच्छे काम, तब भी जाके इनको हरा दिया। किस लहर का कारण था ये, जनता लहर, ठीक है। यहाँ एक लाइन में ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट लिख लो, लिखो बंसीलाल जी के पास 7 बार एमएलए, लाइन में लिख लो, बेशक नीचे लिखा तुम्हें याद नहीं रहेगा। 7 बार एमएलए, 3 बार सीएम, 2 बार राज्यसभा से, 3 बार लोकसभा से एमपी। 7 बार एमएलए, 3 बार सीएम, 2 बार राज्यसभा से और 3 बार लोकसभा से एमपी। तो कितनी बार एमपी बने, 5 बार। 2 बार कहाँ से बने, राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। लोकसभा में किसने हराया था, लोकसभा के इलेक्शन में चंद्रावती ने। कहाँ की एलजी बनी वो, पौंडीचेरी की, और पहली महिलाएं जो आपकी एमपी भी हैं और एमएलए भी, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है इसमें तुम्हारा नंबर ना कटे। तो कौन सी कैबिनेट मिनिस्ट्री संभाली इन्होंने, पहले रक्षा और फिर रेल। रेल किसके टाइम में, 84 में इंदिरा का मर्डर, 84 के दिसंबर में ही संभाल लिया। उससे पहले क्या रहे ये, रक्षा मंत्री। कब से कब तक, 75 से 77। ये पहले कहाँ के एमपी बने, सबसे पहले राज्यसभा के। कब बने, 60 से 66। फिर 68 से 75 क्या रहे ये, सीएम रहे, हमारे सीएम। फिर ये वापस गए, कभी लोकसभा कभी राज्यसभा। 77 के इलेक्शन किससे हारे ये, सीएम के 3 टाइम पीरियड बोलना, 68 से 75, 86 से 87 और 96 से 99। कब कांग्रेस के नहीं थे ये, 96 से 99। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ेंगे। भजन लाल, समझ में आ गया ये पूरा,
इसमें फिर भी नंबर कट जाते हैं आधों के। आप भजन लाल जी के ऊपर बातचीत कर देते हैं। हाँ, वो करा, पहले इन दोनों को, ये दोनों ना राजनीति के सबसे बड़े चेहरे, वो भी पढ़ लेंगे, तो कुछ नहीं छोड़ेंगे, इसमें पढ़ सारा लेंगे, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसको थोड़ी देर बाद तुम समझ नहीं पाते, पहले इसी से शुरू कर लिया इसलिए। भजन लाल, अब ध्यान से सब लोग सुनते रहो। पाकिस्तान का पंजाब है आज, तब हमारा ही था। यहाँ के बहावलपुर में जन्मे, और ये जन्मे उनके 3 साल बाद, मतलब कब जन्मे होंगे? 1930। वो 27 में थे, चंद्रावती 28 में, 1930 में जन्मे ये। और भजन लाल जी आप सब जानते हैं, बिश्नोई जो इनके बेटे हैं, कुलदीप बिश्नोई ना, एक तो वो अपना नाम बदल के बैठ गए थे, वो एक मुस्लिम लड़की से शादी करके नाम बदला था, चंद्रमोहन नाम नहीं, चांद मोहम्मद बन गए थे। तुम्हें नहीं याद? अच्छा, तुम छोटे रहे होगे, बड़ा मजाक बना था। चंद्रमोहन जो है अच्छे खासे बिश्नोई जी के बेटे, सोचो 2 बार सीएम रहे, कितनी बड़ी बात है, देश के कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में रहे। इनके 2 बेटे जो बड़े वाले थे, बिश्नोई समाज में बड़ा इज्जत थी इनकी, अभी भी है, बिश्नोई समाज के सिरमौर कहलाते हैं। लेकिन इनका बड़ा बेटा एक मुस्लिम लड़की, महिला जो कि बहुत एज्ड भी थी, उनसे शादी करके, सुन लो, उनसे शादी करके, नहीं तो ये भी कौन सा जवान बच्चे थे, तो अच्छे खासी उम्र का 2 जवान बच्चे इसके। अब उससे शादी की तो अपना नाम बदलना पड़ा, क्योंकि हिंदू धर्म में सेकंड मैरिज आप डिवोर्स से पहले नहीं कर सकते। तो इसकी पत्नी ने तलाक नहीं दिया, तो इसने उससे शादी कर ली। फिजा मोहम्मद कुछ नाम बन गया था, फिजा खान। फिर इन्होंने अपना नाम रख लिया चांद मोहम्मद, चंद्रमोहन अच्छा खासा नाम से चांद मोहम्मद बन गए। ऐसी चीजें कितने दिन चलनी है? 1-1.5 साल हार्डली चली ये बात, और उस लड़की का मर्डर हो गया। मर्डर में अब इतने बड़े लोग थे, नाम भी आया, पर बाद में सब चीजें रफा दफा हो गई, और वापस से इनको अकल आ गई कि मैंने गलती कर दी, वापस से चंद्रमोहन बन गए। लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई समाज में वो इज्जत नहीं पा सके। एक बार आपकी बेइज्जती हो जाए ना इतने हद तक, फिर इज्जत दोबारा नहीं मिलती। तो ये बेहद बेशर्मी की बात है, क्योंकि इनके पिताजी का बहुत बड़ा काम था, और इनके भाई की भी अच्छी इज्जत है। छोटे भाई का कुलदीप बिश्नोई का नाम बड़ा नाम है। तो बिश्नोई समाज के सिरमौर कहलाते हैं भजन लाल जी। एक छोटे से इलाके को बिलोंग करते थे, वहां से कैसे हरियाणा की राजनीति में एक अच्छी धाक बनाई, और कई बार आपकी हरियाणा की राजनीति में एमएलए बने, 2 बार आपके सीएम बने, एमपी बने, और फिर देश में कैबिनेट मंत्री, पर्यावरण मंत्री। ये राजीव के टाइम में ज्यादा फेमस रहे। जैसे बंसीलाल तो इंदिरा और राजीव दोनों में ना, इनका टाइम इंदिरा वाला नहीं था, ये राजीव के टाइम की मिनिस्ट्री में पर्यावरण और वन का डिपार्टमेंट इनको दिया गया, उनको रक्षा और रेल का, इनको पर्यावरण और वन का। पर इन्होंने हरियाणा के लिए काफी काम किया, और अगर पेपर में उनका नाम ना आए तो आप कहेंगे ये लॉन्गेस्ट सर्व्ड, यानी इन्होंने सबसे लंबा, सेकंड सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? हाँ, भजन लाल जी का। इनका अच्छा काम किया, और हरियाणा के 3 लाल में इनका भी नाम आता है, भजन लाल, देवी लाल और बंसी लाल, तो उसमें इनका नाम है। देखो, अब ये चौथे लाल भी हो गए, खट्टर साहब। भजन लाल देखो, भजन लाल का जन्म अक्टूबर 1930 को तत्कालीन पंजाब के बहावलपुर में हुआ। आज ये कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में, लेकिन अब हमारे यहाँ पे थे। ये 2 बार हरियाणा के सीएम बने, 1979 से 85 तक, फिर 1991 से 1996 तक। वैसे चुने ये तीसरी बार गए, पर बोलेंगे आप 2 बार सीएम बने। ये 2 बार हरियाणा की राजनीति के केंद्र बिंदु थे। इन्होंने लिखा हरियाणा सरकार, काट दो, लिखो केंद्र सरकार, हरियाणा में तो थे ही। केंद्र सरकार में कृषि मंत्री, वन और पर्यावरण मंत्री के पद को संभाला। किसके समय की घटना है? राजीव गांधी, लिख लो यहाँ, राजीव। और बाद में ना भजन लाल जी का डिस्प्यूट हुआ कांग्रेस के साथ, इन्होंने भी एक पार्टी बनाई, जैसे बंसीलाल जी ने बनाई हरियाणा विकास पार्टी, इन्होंने बनाई, क्या बनाई? हरियाणा जनहित कांग्रेस। लेकिन बाद में कुछ कर नहीं पाई, तो फिर वापस वो कांग्रेस में मिल गई। लिख लो यहाँ ये भी। 2007 में भजन लाल ने, चौधरी भजन लाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई। उन्होंने कब बनाई थी? 1996 में। उसके 11 साल बाद इन्होंने भी पार्टी बनाई, हरियाणा जनहित कांग्रेस। लेकिन 2016 में वापस वो किसका पार्ट बन गई? कांग्रेस। आज कांग्रेस की ही है। तो 2 बड़े नेता आपने पढ़े आपके, एक थे बंसीलाल जो कहाँ पैदा हुए हैं? गोलागढ़ गांव। और वो महिला कहाँ पैदा हुई? महिला कौन? चंद्रावती। कहाँ पैदा हुई हैं? वो भी भिवानी के ही इलाके में, वो 1928 में डालावास। और ये कहाँ पैदा हुए हैं? ये पंजाब, पाकिस्तान में।
इन्होंने 1930 में काम किया, मतलब जन्म लिया उन्होंने 1927। इन्होंने पार्टी बनाई 2007 में, जबकि वो तो 2006 में मर भी चुके। उन्होंने 1996 में पार्टी बनाई। इनकी पार्टी किसमें मिल गई? कांग्रेस में। 2000 कुछ साल पार्टी चली बस। यहीं जल्दी से लिख लिया तुमने, राजीव के समय बने ये। इनका पूरा नाम है भजन लाल बिश्नोई, और बिश्नोई समाज के सिरमौर हैं। सिरमौर मतलब ताज, लिख लो ये, भजन लाल बिश्नोई, बिश्नोई समाज के सिरमौर। कुलदीप बिश्नोई जो न्यूज में रहते हैं ना कभी कभी, इन्हीं के तो बेटे हैं, छोटे बेटे। और दूसरा वो है ही, वो भी राजनीति में अच्छे थे, लेकिन वो चंद्रमोहन, चांद मोहन, वापस चंद्रमोहन ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। चलो आगे पढ़ेंगे। सुषमा स्वराज। इससे पहले पिछले वाले टॉपिक पे आ जाओ, वरना फिर मैं भूल जाऊंगी वो पढ़ाना। गोपाल सिंह तक तो पढ़ लिया था ना। अगला नाम किसका है? कल कुछ पढ़ा था इनके बारे में। कौन दीनदयाल है ये? हरियाणा का पहला अखबार 19वीं शताब्दी में, याद है ना ये? 2 अखबार उर्दू के, कौन कौन से? एक रिफा-ए-आम और एक हरियाणा। कहाँ से निकाला? झज्जर से। ये पहला अखबार था हरियाणा का, झज्जर से। उर्दू में थे दोनों, ये भी और ये भी उर्दू में थे। दीनदयाल शर्मा जी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, और ये बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में ही एक्सपायर भी हो गए थे। ये बस ये काम इनका काम का है जो हमें याद करना है। आपका हिंदी अखबार कब निकला था? 1889, 1960, 1923, 1930, 36, 48, ये सारे याद होंगे ना सबको? पंडित दीनदयाल शर्मा पहला देखें। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म 1763, कहीं कहीं अलग भी दिया है, झज्जर में हुआ, टिक कर लो, शर्मा झज्जर, क्योंकि अखबार भी तो झज्जर से ही निकला। इन्होंने हिंदू समाज में जागृति और हिंदी भाषा के सम्मान के लिए पूरे देश की यात्राएं की। ये हिंदू महासभा के भी मेंबर थे। ये हिंदू महासभा, फिर ये संस्कृत में क्यों काम कर रहे थे? क्योंकि हिंदी की जननी कौन है? तो जो हिंदी के लिए काम करेगा वो संस्कृत के लिए काम करेगा। सर शादीलाल, सुना है ये नाम? बहुत अमीर घराने में पैदा हुए। देखो कैसा घराना मिला, ये आपका लक है। इनको बहुत अमीर घर मिला। 1874 में जन्मे, और रेवाड़ी के एक बहुत खाते पीते, बहुत ज्यादा रिच थे उस टाइम के, इस परिवार में जन्म मिला। तो जिसको अच्छे घर में जन्म मिला उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, उसके आसपास के लोगों से जानकारी अच्छी होगी, वो बड़े लोगों की नजरों में रहेगा। बहुत फायदे तो होते ही है ना। तो उस फायदे के चलते 1900 में इन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई करके और अपना लॉ पूरा कर लिया। लॉ की पढ़ाई पढ़ ली। लॉ की पढ़ाई विदेश नहीं गए, लेकिन फिर भी लॉ पढ़ने से ही बहुत अकल आ गई। लाहौर से ही इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, और इसके महज 9 साल बाद 1909 में अंग्रेजों ने इनको एक बहुत बड़ी उपाधि दे दी, राय बहादुर। जो मुरलीधर जी थे ना, वही उपाधि, राय बहादुर। ऐसा नहीं कि राय बहादुर की उपाधि लेके बैठ गए, काम करते रहे, इंटेलिजेंट थे। और जो लोग अमीर होते हैं ना, जनरली आप देखना 99% लोग मेहनती ही अमीर हो पाते हैं, या अमीरी तभी तक टिक पाते हैं जब तक आप मेहनत करते हैं, वरना अमीरी भी गायब हो जाती है। तो ये 1909 के बाद ये लगातार काम करते रहे, और 1919 में ये इस लॉ की डिग्री का फायदा उठा के आपका जो लाहौर हाई कोर्ट था ना, यहाँ पे जज बन गए। पहले जज बने, और फिर 1920 एक साल के अंदर ये यहाँ के चीफ जस्टिस बन गए। बिना लायकियत की तो कोई नहीं चीफ जस्टिस बनाएगा। एंट्री आपकी हो सकती है बाप के नाम पर, लेकिन अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं। बाप के नाम से प्रोग्रेस नहीं होती। 1920 में चीफ जस्टिस बने, और 1934 तक, यानी 14 साल तक इन्होंने, ये पहले इंडियन हैं जिनको अंग्रेजों ने इस काबिल समझा कि तुम जजमेंट कर पाओ, वरना इंडियंस की क्या औकात थी इस टाइम पर, आप जानते हो। ये वो दौर था जब गांधी देश में एक बड़े हीरो की तरह उभर रहे थे। उस टाइम पे चीफ जस्टिस बन के कितने साल काट दिए, इसका मतलब बहुत लायकियत थी। और ये पहले इंडियन हैं जो किसी भी हाई कोर्ट के जज बने, वरना जजमेंट सिर्फ गोरों का काम था। आपके इसमें बात नहीं थी कि इंडियन जजमेंट कर पाए, वो सोचे इतने लायक ही नहीं है। शादीलाल पहले जज थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट 14 ईयर्स तक रहे। 1934 में जब ये हाई कोर्ट से हटे, तो उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस इतनी थी कि लंदन तक इनके डंके बजते थे। और लंदन में आपके सुप्रीम कोर्ट से भी ऊंचा एक कोर्ट था जिसको प्रीवी काउंसिल कहा जाता था।
प्रीवी काउंसिल, यहाँ पे सारे बड़े बड़े जितने ये थे ना मामले, ये यहाँ, इसके बाद कोई नहीं था, ये सबसे बड़ा, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा आपके इंडिया के, यहाँ पे इनको बुलाया। यहाँ तो किसी ऐसे को बुलाएंगे जिसकी नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, जिसकी कमांड होगी लॉ पे। तो इनको 1934 में हमारे यहाँ से रिटायर होने के बाद ये कहाँ चले गए? प्रीवी काउंसिल कहाँ है? लंदन। और इनको यहाँ 5 साल काटे, 34 के स्टार्टिंग में गए, 34, 35, 36, 37, 38, 38 में इन्होंने अपने आप अपनी मर्जी से रिजाइन किया। तबीयत वगैरह खराब होगी, इन्होंने कहा बस मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। फिर ये वापस इंडिया आ गए और इंडिया आके 1945 में इनकी डेथ हो गई। यानी इन्होंने आजादी नहीं देखी, लेकिन आजादी से पहले इनका जीवन बहुत बढ़िया था, मेहनती थे, काबिल थे, इसलिए यहाँ भी काम किया और लंदन में भी काम किया। जन्मे कब थे? 1874 में, और डेथ कब हो गई? 1945 में। इनको अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि भी दी थी। अभी जो पीछे मैंने ये देखो लिखा था, ये 1920 जो था ना, जब ये क्या बने थे? चीफ जस्टिस। इससे अगले साल 1921 में अंग्रेजों ने इनको नाइट की उपाधि, ये पता है ना, नाइट की, नाइटहुड की उपाधि। हमारी उपाधि कौन सी थी? राय बहादुर। थे तो ये अंग्रेज ही देते थे, लेकिन अंग्रेज नाइटहुड, नाइट, सर, ये अपनी राय बहादुर, राव बहादुर, ये उपाधियां थी। तो इनको 2 उपाधि मिली, एक राय बहादुर की और एक नाइट की उपाधि। किसने दी होगी? ये अंग्रेजों ने। अपनी वहां लंदन में जो सबसे बड़ी कौन सी काउंसिल थी? प्रीवी काउंसिल। तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंट थे। और इससे पहले, इसी बीच में एक बार ये पंजाब विधानसभा के मेंबर भी बने थे। पंजाब विधानसभा उस टाइम अंग्रेजों के टाइम में मेंबर नॉमिनेट हुआ करते थे, तो ये इस लायक थे कि इनको जुडिशरी से अलग विधानसभा का मेंबर भी बनाया गया। जल्दी से पढ़ेंगे। दीनदयाल शर्मा, पंडित दीनदयाल शर्मा, ये तो हो गया ना। शादीलाल, शादीलाल का जन्म, सर शादीलाल का मतलब कौन सी उपाधि है? अभी मैंने 2 उपाधि और बताई, नाइट की, राय बहादुर और सर। इतनी उपाधि मतलब ये बड़ा आदमी है। सर शादीलाल का जन्म 1874 में रेवाड़ी के एक धनी परिवार में हुआ। इन्होंने 1900 में लाहौर से वकालत की, तो विदेश नहीं गए पढ़ने। कहाँ से पढ़ाई की? लाहौर। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। 1910 में पंजाब विधानसभा के सदस्य बने और 1913, गलत लिखा है, 20 कर लो, 1920 में पंजाब उच्च न्यायालय के, लाहौर के बने थे, पंजाब के। इसको मैं, हाँ ये पता है क्या, लाहौर पंजाब पहले एक ही तो था, एक ही था। ये तो बाद में बना ना पंजाब, तो जब हम अलग हो गए, बल्कि शिमला बना। पंजाब हाई कोर्ट तो बना ही जब हमने शिमला से भी अलग कर लिया, तब जाके 66 में। तो पेपर में मान लो ऐसे ही दे रहे हैं तो समझ जाना हमारे पुराने वाले की बात कर रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले भारतीय। जज कब बने थे? और चीफ जस्टिस कब बन गए? 20 में। यहाँ लिख लो, ये देखो 1919 में जज बने, 20 में तो चीफ जस्टिस लिखा ही है। 1919 में जज बने और 20 में क्या बन गए? चीफ जस्टिस, 1 साल के अंदर। और 21 में क्या उपाधि मिली? नाइट। तीनों बातें लिख लो, 1919 में जज, 20 में चीफ जस्टिस और 21 में नाइट की उपाधि। फिर सर की भी उपाधि मिली हुई है, और एक और कौन सी? राय बहादुर। तो 3 उपाधियां मिली। नेक्स्ट चेक करना। 5 वर्ष तक लंदन में प्रीवी काउंसिल के सदस्य रहे और 41 को 45 बना लो, 45 में इनका निधन हो गया। तो लाहौर हाई कोर्ट में, या जिसको पंजाब हाई कोर्ट लिखा है, कब से कब तक रहे ये? 30, ये 20 से 34। इसको ना पंजाब के नीचे लिख लेना, लाहौर हाई कोर्ट, कहीं वहां टकराते रहो, ढूंढते रहो। पंजाब हाई कोर्ट कब बना? जब हम और पाकिस्तान अलग हो गए। पहले इन सारे का हाई कोर्ट कहाँ था? लाहौर। फिर शिमला में आया, और प्रेजेंट वाला तो लेटर स्टेज में 66 में आया। 55 में तो भैया बिल्डिंग के ऊपर काम हुआ था, फिर बना तो प्रॉपर जो आज जो है वो 66 में था। तुमने ये लिख लिया 34 से 38 प्रीवी काउंसिल में रहे? नहीं लिखा तुमने ये। 34 से 38 प्रीवी काउंसिल लिख लिया? कहाँ लिखा? 5 वर्ष लिखा। तुम्हें क्या पता कौन से 5 वर्ष? लिख लो 1934 से 38, ठीक है। और फिर इन्होंने रिजाइन अपने आप दिया था। फिर कब इनकी डेथ हुई? 45 में। चलो अगले पेज पे आ जाओ। बंसीलाल पढ़ लिया, भजन लाल पढ़ लिया, अगला क्या है? सुषमा स्वराज, सब जानते हैं, फिर भी पेपर में आ जाए। क्या खास है दिल्ली की तरफ से इनका? पहली महिला सीएम दिल्ली में। और आपके यहाँ क्या खास है? यंगेस्ट लेडी कैबिनेट में। हरियाणा में एमएलए भी तो रही थी। ये 25 साल में कैबिनेट में शामिल थी।
इनका जन्म हुआ था अंबाला में, और अंबाला में एसडी कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद ये चंडीगढ़ चली गई पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के लिए। एलएलबी की पढ़ाई की, ये भी लॉयर बढ़िया थी। सुप्रीम कोर्ट तक लॉयर बनना, तुम सब जानते हो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर बनने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो सोचो इन्होंने वो सब पूरी की होंगी तभी इनकी वहां पे नियुक्ति की गई होगी। यहाँ से पहले इनका करियर धीरे धीरे ब्राइट बनना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी कमांड थी। एक तो बातचीत करने का तरीका, और ऊपर से लोगों के बीच में रह के लोगों को समझ गई थी। यंगेस्ट कैबिनेट है ये हरियाणा की, और फिर ये दिल्ली में बनने वाली फर्स्ट महिला जो सीएम बनी थी। ये अपने आप में अचीवमेंट है, आपके यहाँ की यंगेस्ट कैबिनेट और फर्स्ट महिला सीएम दिल्ली की। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में लॉयर होना, ये कोई आज की जन्मी तो है नहीं, ये लगा लो कि हमारे पिताजी के, तुम्हारे तो पिताजी से भी बड़ी, उनकी एज ग्रुप की। और अब जाके 1-1.5-2 साल हो गया ना इनको एक्सपायर हुए। इस लोकसभा, ये 17वीं लोकसभा के इलेक्शन में ये बीमार हो गई थी, इन्होंने वो नहीं किया था कैंपेनिंग, और फिर कुछ दिनों बाद ही पता चला कि इनकी डेथ हो गई है। जल्दी से पढ़ेंगे सुषमा स्वराज। जन्म इनका 14 फरवरी 1952 को अंबाला कैंट हरियाणा में हुआ। एसडी कॉलेज अंबाला कैंट से बीए और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई। भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक बीजेपी की शीर्ष महिलाओं में गिनी जाती हैं। सुषमा स्वराज 11वीं, 12वीं, 15वीं लोकसभा की सदस्य चुनी गई। चाहे हारी कांग्रेस बीजेपी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 3 बार एमपी गई लोकसभा में। कौन कौन सी में? 11वीं में, 12वीं में और 15वीं में। 11वीं वो थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन के पीएम बने थे, तब गई थी ये। और 12वीं फिर उससे आगे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो परीक्षण नहीं किया था पोखरण में, तब गई थी। और 15वीं तो तुम्हारे सामने की ही है। 15वीं वाली लोकसभा तो तुमने 16वीं, 17वीं, अब 17वीं चल रही है। 15वीं इससे पहले जब बीजेपी नहीं थी, हारी थी, लेकिन ये एमपी बनी थी। तो कौन कौन सी में गई है? 11वीं, 12वीं और 15वीं में। यहाँ लिख लो 7 बार एमपी, 3 बार एमएलए। उल्टा बोल रहे ना, अभी ऊपर हम क्या बोल रहे थे? बंसीलाल का 7 बार एमएलए, 3 बार सीएम और 5 बार एमपी, 2 बार राज्यसभा, 3 बार लोग। इनका लिखो 7 बार एमपी और 3 बार एमएलए। पेपर में ऐसे ही पूछ लेंगे। 7 बार एमपी कह दिया तो किसकी बात कर रहे हैं? और अगर 7 बार एमएलए कह दिया, बंसीलाल। 3 बार सीएम कह दिया, बंसीलाल। 2 बार सीएम, दिल्ली में पहली महिला सीएम। ठीक है, तो 7 बार एमपी, 3 बार एमएलए। आगे पढ़ो। सुषमा स्वराज केंद्रीय मंत्री रही, कैबिनेट मिनिस्टर, राजधानी दिल्ली की पहली महिला सीएम रही, और भारत की विदेश मंत्री रही। ये बहुत काम का पॉइंट है। आज तक आपके देश में सिर्फ इंदिरा गांधी जब खुद प्राइम मिनिस्टर थी ना, तो अपने पास रखा डिपार्टमेंट इसका, जो ये फॉरेन मिनिस्टर होते थे, या जिसको कहते हैं विदेश मंत्री, अपने आप उसने किसी को बनने ही नहीं दिया। इंदिरा गांधी ने कहा विदेश मंत्रालय में खुद देखूंगी। या तो वो एक औरत थी जो विदेश मंत्री के पद पे, वो पीएम के साथ साथ में थी, या फिर इकलौती इंडिपेंडेंट कौन बनी? सुषमा। अगर कहें स्वतंत्र प्रभार लेकर कैबिनेट मिनिस्टर, तो सुषमा का नाम आएगा। ये टिक कर लो, सुषमा स्वराज। तो भारत की विदेश मंत्री रही। यहाँ लिख लो इंदिरा के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स संभालने वाली दूसरी महिला हैं। विदेश मामले या एक्सटर्नल अफेयर्स, जो मन करे लिख लो। इंदिरा के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभालने वाली दूसरी महिला हैं। क्या इंदिरा गांधी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनी थी क्या? वो तो पीएम थी, और उसने कहा ये डिपार्टमेंट मेरे पास रहेगा। एक्स्ट्रा भी तो रखते हैं पीएम सीएम। ये क्या बनी इसकी? इंडिपेंडेंट कैबिनेट मिनिस्टर। इसके बाद यहीं पे एक पॉइंट लिख लो। लिखो 1977 में 25 साल में यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनी हरियाणा सरकार में। 1977 में 25 साल में यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनी हरियाणा सरकार में। और कहाँ के कोर्ट में रही थी ये फेमस? सुप्रीम कोर्ट में। ये भी लिख लो, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर रही थी। पढ़ी कहाँ से थी? अंबाला से। और फिर लॉ कहाँ से पढ़ी थी? पंजाब यूनिवर्सिटी से। ये ऊपर जो पढ़े अभी हमने पीछे, बहुत अमीर घर से। कहाँ पढ़ के आए थे? कहाँ पढ़े? लाहौर से। ये पूछते हैं कौन कहाँ से पढ़ा था। इसके बाद आ जाओ हरियाणा के प्रमुख साहित्यकार में। साहित्यकार ना एक एक समझाना पड़ेगा। पहले ये कर लो, सुनील दत्त वाले, ये सुबह पढ़ा रखे हैं। 245 पेज पे आओ, ये आज पढ़े हुए हैं। कुछ बता दूंगी जो नहीं पढ़े।
245 पर देखो, पहला सुनील दत्त का नाम है, आज सुबह ही पढ़ा था ना, संजय दत्त के पिताजी हैं और कहाँ पैदा हुए थे, पाकिस्तान। पर आजादी के बाद आपके यमुना नगर में आ गए और उसके बाद एक्टिंग के अलावा बहुत बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि ये सांसद बने मुंबई से और युवा मामलों में इनको मंत्री पद मिला था, तो युवा मामले के मंत्री पद पर इनको बैठाया गया। इनका बेटा संजय दत्त, तुम्हें पता होगा ना अब ये क्या बना दिया, हरियाणा में जो बहुत सारे लोग ये लड़के नशा करने लग गए तो नशे का वो बना दिया कि भाई इसका ब्रांड एम्बेसडर, ये था ना, क्या था वो, नशा हटाओ बेटा बचाओ, ये अभियान चला ना हमारा, ये किया नशा हटाओ बेटा बचाओ, जैसे बेटियों का नहीं था ऐसे नया है ये। और इसका देख लो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, जो कि एड भी शराब के करता है। हर आपको बहुत सारे शराब जहाँ बिकती है वहाँ देखे संजय दत्त का एड लगा होता है, ये इसका आपने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ये कहाँ से स्टार्ट किया आपने, हरियाणा सरकार ने सिरसा से, पिछली बार लिखवाया था ये। चलो जल्दी से पढ़ेंगे। सुनील दत्त का जन्म जून 1929, तुमने 1927 में किसका जन्म पढ़ा, बंसीलाल। चंद्रावती का 28, 30 में भजनलाल का, 29 में सुनील दत्त का। ठीक कर लो। अविभाजित पाकिस्तान में हुआ। इनका परिवार हरियाणा के यमुना नगर में आकर बस गया। ये अभिनेता थे, निर्माता थे, निर्देशक थे। इन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया। प्रमुख फिल्मों में मदर इंडिया, टिक कर लो, बहुत फेमस। और इस फिल्म की खासियत, इनकी पत्नी ने इनकी माँ का रोल प्ले किया था, बहुत फेमस पिक्चर थी ये। वक्त, मुझे जीने दो आदि, ये ना फालतू की बातों में ध्यान रहता है आधों का। ये रिस्पेक्ट की बात है कि इसकी पत्नी ने कितना अच्छा रोल प्ले किया और वो देखने लायक मूवी है सच में। उसका लास्ट सीन सच में देखने लायक है कि एक औरत भाई जब किसी भी गड़बड़ को हद से ज्यादा, अपने बेटे को बहुत प्यार करती है वो, सुनील दत्त बेटे के रोल में है और इनकी पत्नी ने बहुत ही बेहतरीन, नरगिस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और इनका बेटा जब जबरदस्ती एक लड़की को गांव में से उठा लेता है कि भाई इसकी शादी किसी और आदमी से कैसे हो रही है, मुझे इससे शादी करनी थी, जबकि वो डाकू था। तो उसकी माँ ने कहा कि तू डाकू है, तू आज यहाँ, कल तुझे पुलिस मार देगी, मैं किसी की बेटी को अपने घर क्यों लाऊंगी। तो नहीं माना अपनी माँ की बात, वो जबरदस्ती उस लड़की को शादी वाले दिन उठा के ले जाता है। तो उसकी माँ उसको पीछे से रोकती है कि ये गलत कर रहा है, उसको छोड़ दे, नहीं मानता। और उसकी माँ के पास, अब वो डाकू है तो घर में बंदूक रखता ही होगा, एक बंदूक उसकी माँ उठाती है, उसको फाइनली कहती है कि रुक जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगी। नहीं रुकता, वो कहता है माँ है, माँ थोड़ी गोली मार, वो फाइनली मार देती है गोली। तो ये पिक्चर देखने लायक थी, तभी इसका नाम रखा मदर इंडिया कि भाई औरत के रोल में बहुत अच्छा प्ले किया उन्होंने। ये टिक कर लो फटाफट से इसको। मदर इंडिया इसकी मूवी थी फेमस, और मुझे जीने दो ये तो नहीं पूछेंगे। फिल्मों के अतिरिक्त राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2004-05 में युवा मामलों में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। कांग्रेस से मुंबई से चुनाव जीतकर सांसद बने, तो यहाँ से नहीं जीते, मुंबई से जीते। पद्मश्री मिला। 2005 में इनका निधन। यहाँ लिख लो, कौन इनका बेटा किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, बेटा बचाओ, है ना, शराब हटाओ बेटा बचाओ, कुछ नशा मुक्ति कार्यक्रम टाइप का चलाया है। पंडित जसराज जी को तो हमने कई बार पढ़ लिया, हाँ, स्वर्ण सम्राट। इनके पिताजी कितने साल के थे जब ये गुजर गए थे, 4 साल के थे ये, तब गुजर गए। फिर भी कहते हैं कि इन्होंने अपनी दीक्षा जो अपने पिताजी से ली, मोती राम नाम था उनका, और लिखा हुआ है इसमें सारा। और ये जो है कौन से घराने के थे, मेवात। ये पेपर में आया था अभी संडे वाले में, घराना। पंडित जसराज टिक कर लो, ये भी तो अभी गुजरे हैं पिछले साल, जब मैं पहले पढ़ाती थी कहते ये अभी जिंदा है। अब ये गुजर गए, अगस्त 2020 में ये एक्सपायर हो गए। यहाँ नहीं गुजरे, यूएस में थे, अमेरिका। टिक करना। जसराज का जन्म 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ। 30 में ही हमारे भजनलाल जी का भी जन्म हुआ था, इनका भी। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक हैं। इनका संबंध मेवात घराने से। सर्कल लगा लो। तुम्हारे यहाँ एक और थे, कल्लन खां, रेवाड़ी, गुड़ियानी, है ना, हौद खां, किस घराने के थे, ग्वालियर। ये किस घराने के, मेवात। ये कर लो, मेवात। संगीत की शिक्षा अपने पिता पंडित मोतीराम से ली। इनके पिताजी का ना बुलावा आ गया था इसमें मैसूर के दरबार में, लेकिन फिर वो जा नहीं पाए, मर गए थे 1-2 दिन पहले ही। नेक्स्ट टिक करना। गायन के अतिरिक्त पंडित जसराज तबला वादन में भी पारंगत है। अनेक पुरस्कार मिल चुके, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो देश के सारे बड़े। हरियाणा सरकार द्वारा संगीत मार्तंड पुरस्कार, तो हरियाणा ने क्या दिया, संगीत मार्तंड। देश की सरकार ने पद्म विभूषण भी दिया और भूषण भी दिया, बड़े पुरस्कार हैं।
इसके अतिरिक्त इन्हें संगीत कला रत्न, लता मंगेशकर पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव, ये सब प्राइज मिले हैं। सतीश कौशिक, सुबह पढ़ा था ना, हास्य व्यंग, हास्य की रोल करते हैं, टिक मार्क कर लो। प्रसिद्ध अभिनेता, महेंद्रगढ़ जिले में जन्म। नेक्स्ट भी टिक करना। इन्होंने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की। शेखर कपूर की फिल्म आई थी मासूम 1983 में। नेक्स्ट भी टिक कर लो। 1978 में एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। मैंने सुबह बताया था स्कूल में एडमिशन भी नहीं होता। सेकेंड हाफ में ऊपर हंगामा और ढोल जैसी फिल्मों के निर्माता हैं। तो हास्य व्यंग कलाकार एक तो ये, और एक वो 4 लाइन सुनाते हैं जो हमेशा, क्या नाम है उनका, सुरेंद्र शर्मा। विनोदी कवि भी उन्हीं का नाम है ना, विनोद मतलब हंसाने वाले। ओमपुरी टिक करना। अभिनेता हैं, 1950 में अंबाला में जन्मे। सुषमा स्वराज भी कहाँ जन्मी थी, अंबाला में। फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से स्नातक की डिग्री ली। भारतीय फिल्मों के साथ साथ यूके और अमेरिका में भी अनेक फिल्मों का निर्माण किया। तो कितनी बड़ी हस्ती है कि अमेरिका और यूके, ब्रिटेन में भी गए। चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और जसराज जी को विभूषण और भूषण, दूसरे और तीसरे सम्मान से। इसके बाद आगे लास्ट पॉइंट कर लो, 2017 में इनकी भी डेथ हो गई। यशपाल शर्मा, सुबह ही पढ़ रहे थे, कहाँ से हैं, हिसार। और कौन सी मूवी इनकी, गंगा जल, जिसमें कि इनकी आइडेंटिटी उभरी थी। अब ये किसके साथ मिलके काम कर रहे हैं, जो सूर्य कवि के ऊपर बनेगी, उषा शर्मा। किस मूवी में हीरोइन थी वो, चंद्रावल में। कब बनी थी, 84 में। टिक मार्क करो, यशपाल शर्मा। अभिनेता हैं, जन्म हिसार में हुआ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक, ये बहुत बड़ी बात होती है एनएसडी में एडमिशन होना। करियर की शुरुआत 1992 1084 की माँ, इस मूवी से की। और गंगा जल इसी लाइन में पीछे लिखा है, टिक कर लो, गंगा जल। 92 में कोई इससे पशुओं से संबंधित प्रोजेक्ट आया था ना, हाथी का, लिख लो यहाँ, एलिफेंट प्रोजेक्ट। और टाइगर वाला, और टाइगर का टाइगर गुरु कौन है, फतेह सिंह राठौड़। टाइगर मैन है कैलाश संखाला, दोनों बड़े आदमी थे। इसके बाद आगे पहुंचे यशपाल शर्मा के बाद सोनू निगम, सुबह ही पढ़ा था ये भी, फरीदाबाद के पार्श्व गायक, ये नेशनल अवार्ड भी मिला। इनका जन्म 1972 फरीदाबाद में हुआ। फिल्म जगत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं, प्लेबैक सिंगर। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर बड़ी बात नहीं होती, लास्ट लाइन टिक करना। सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड, अपनी एक मूवी को भी मिला था ना, लाडो में एक, हाँ 2016 में फिर पगड़ी द ऑनर, वो कौर थी कोई महिला जिसको सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मिला। मल्लिका शेरावत, मूल नाम रीना लांबा। टिक कर लो। 76 में लिखा है हिसार, अगर हिसार नहीं मिला, हाँ रोहतक। अब थोड़ा सा सुनना इनके बारे में। इनका परिवार बहुत अच्छा था, इनका चाहे कोई रोल रहा हो। एक बहुत बड़े आदमी थे, सेठ छाजू राम कह लो, या थोड़ा नाम चेंज कर दे तो छज्जू राम। इनके बारे में ध्यान से सुन लो। कई बार एग्जाम में जूट किंग आता है, तो कई लोग कहते हैं जूट कहाँ से आया, हरियाणा में है ही नहीं, हरियाणा में जूट, कपास है, जूट नहीं है, बंगाल में है। सेठ छज्जू राम बहुत पहले अंग्रेजों के दौर में यहाँ से हरियाणा से चले गए, पंजाब से चले गए, और ये बंगाल चले गए। बंगाल जाके इन्होंने, और वहां पे सोचो खाली हाथ चले गए, अपना घर बार सब छोड़ के, कुछ नहीं इनके पास, कोई रुपया नहीं। और वहां पेट भरने के लिए इन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, जैसे स्कूल के बच्चे आते उनको ट्यूशन पढ़ाया, थोड़ा बहुत पैसा आया। फिर इन्होंने किसी के पास रह के, वहां अमीर लोग थे, कलकत्ता जहाँ ये भाग के गए थे ना, वो भारत की पहले क्या रही थी, राजधानी। तो कलकत्ता में बहुत तगड़े तगड़े सेठ थे, किसी सेठ के पास इन्होंने मुनीम का काम कर लिया, लिखत पढ़त का। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, लिखत पढ़त आसानी से कर पाए, तो इन्होंने मुनीम का काम किया। फिर धीरे धीरे ना इंटेलिजेंट आदमी जहाँ रहता है सीख लेता है, इन्होंने उस मुनीम के पास रहते रहते बिजनेस के गुण सीख लिए, जो कि इनके यहाँ नहीं थे। यहाँ तो ये नॉर्मल आदमी थे, यहाँ से खाली हाथ भाग गए थे, और वहां जाके एक मुनीम का काम करते करते भाई रोज कैसे सामान आता है, कैसे डीलिंग की जाती है, किस तरह से बातों को घुमाया जाता है, कैसे सामने वाले को हम लोग अपनी बात बताएं, हर चीज सीख गए। इंटेलिजेंट थे इसलिए जल्दी सीख गए, और इतना ज्यादा सीख गए कि इनको लगा कि मुनीमी में कुछ नहीं निकलेगा, ना पढ़ा के कुछ निकलेगा, मुझे एक बिजनेस शुरू करना चाहिए। और इन्होंने बैग्स बनाने स्टार्ट कर दिए, और ये बैग किस
किससे बनते थे? जूट से। आप सब जानते हैं कलकत्ता में, बंगाल में जूट का बहुत बड़ा कामकाज है। पहले जैसे कच्चा सामान लाए, थोड़े पैसे इकट्ठे करके बैग्स बनाए, एक आधा कोई मजदूर टाइप रखा, बैग बनवा दिए, फिर उनको थोड़े से महंगे दाम में बेच दिया, बिक गए, अच्छे थे। फिर धीरे धीरे करके पैसा कमाना शुरू किया और ऐसा पैसा कमाया कि वहां सब जो लोकल लोग थे ना, वो सब पीछे, और ये इतनी ऊपर निकल गए कि इनको नाम दे दिया, भैया ये तो जूट किंग है, इसका ही माल चलेगा बस पूरे मार्केट में। और इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि बंगाल में जो नवाबों का शहर भी था, 21 कोठी बना ली। कोठी आज के टाइप के नॉर्मल घर नहीं जिसको तुम आज कोठी कहते हो, कोठी मतलब देखने लायक। और इतना ज्यादा दान करता था, इतना ज्यादा कि यहाँ आके, जैसे हरियाणा में कभी कभी आते तो जो कह देता, गुरुजी पढ़ने के लिए पैसे नहीं है तो ठीक है मैं दूंगा तेरा खर्चा, ऐसे बहुत सारे लोगों को इन्होंने खर्चा दिया। सेठ छोटू राम उनमें से ही एक, सेठ नहीं, अपने तो सर थे, सर छोटू राम, ये भी इनमें से एक हैं। ये जब पढ़ने गए थे ना लॉ की पढ़ाई, तो इन्होंने पैसे किससे लिए थे? छाजूराम। और छाजूराम ने किसी को मना नहीं किया, कोई पढ़ना चाहे तो पैसे मैं लगा दूंगा, पढ़ाई मत छोड़ना, यानी दानी थे। कहते हैं जब भगत सिंह सैंडर्स का मर्डर करके भाग गए थे ना, 1920, कब की घटना है ये? 8 की। 27 में तो नवंबर में साइमन कमीशन आया, फरवरी में पहुंचा। यहाँ से लाहौर में लाठीचार्ज में मारे गए थे वो लाला लाजपत राय, और लाजपत राय की मौत का बदला लिया था इन्होंने, किसका मर्डर करके? सैंडर्स को मार के भागना। फिर कहाँ छिपे? क्योंकि जहाँ छिपेंगे पुलिस इनको पकड़ लेगी। उस टाइम में कहते हैं सेठ छज्जूराम के पास गए, और भगत सिंह पंजाब के ही थे भाई, हरियाणा पंजाब तक एक ही था। इन्होंने अपनी कोठी में उनको छिपाया था और शरण दी थी। और इतना ही नहीं, आपने बिड़ला परिवार का नाम सुना है? कहते हैं बिड़ला परिवार इनकी कोठी में किराए पे रहा करता था। तो देखो तुम कितने बढ़िया आदमी के वंशज हो, जो आदमी बिड़ला को भी अपने किराए पे रखता था, वो आदमी हरियाणा का। लेकिन इनका नाम है नहीं किताबों में, ये तो हम हरियाणा पढ़ रहे हैं इसलिए बात बता रहे हैं कि जूट किंग थे ये। कलकत्ता में इतना दबदबा था, और जितने क्रांतिकारियों ने इनसे मदद मांगी कि जी बम बनाना है, पैसे नहीं है, अंग्रेजों के टाइम के तो थे, तुरंत पैसे पहुंचा दिए कि लो ले जाओ पैसे। खूब पैसा कमाया, पढ़ाई करने वालों को दिया, क्रांतिकारियों को दिया, और सेठों को भी दिया। ऐसा नहीं कि सेठों को नहीं रखा, और इनका नाम चलता था इस पूरे एरिया में। इन्हीं के वंश में कौन पैदा हुई है? देखो इसने क्या नाम कमाया, क्या नाम इन्होंने कमाया। तो ये होता है डिफरेंस। अब इनका नाम तो आज इज्जत के साथ लिया जा रहा है कि भाई कितना बड़ा काम किया, जूट किंग बन गए। यहाँ जल्दी से एक लाइन में लिख लो ये, जूट किंग सेठ छाजूराम, जूट किंग सेठ छाजूराम। ये अपने यहाँ के जाट परिवार से थे, भवानी खेड़ा भिवानी में जन्मे। फटाफट से लिख लो, जूट किंग कई बार आ चुका, भवानी खेड़ा भिवानी में जन्मे। फिर कहाँ चले गए ये? कलकत्ता। लिख लो कलकत्ता, जूट किंग बन गए। जूट का बिजनेस किया था, बैग बनाने का। यहीं लिख लो छोटू राम की पढ़ाई का खर्चा। छोटू राम कौन? 1916 जाट गजट जो अखबार निकाला, तो उन्होंने भी तो लॉ पढ़ा था। कहाँ से पढ़ा था? आगरा। लिख लो ये, सर छोटू राम, आगरा से लॉ, उनका खर्चा दिया पढ़ाई का सारा। इनको कहते हैं क्षत्रियों के भामाशाह। भामाशाह नाम सुना है? भामाशाह कौन था? महाराणा प्रताप। जब उनके ये थे ना, अकबर से लड़ाई नहीं हुई थी हल्दी घाटी की, उस टाइम जब देखो जंगलों में रहे, घास की रोटी खाई, भामाशाह उनके अंडर थे। और कहते हैं अपनी जितनी संपत्ति थी सब महाराणा प्रताप को दे दी। उनसे बड़ा दानी इस धरती पे नहीं था। तो उनको कंपेयर करते हैं कि ये तो क्षत्रियों के भामाशाह हैं। इन्होंने तो कितना दान किया, जहां जिसने पैसा मांगा पकड़ा। लिख लो क्षत्रियों के भामाशाह। ठीक है। लाला लाजपत राय भी इनके यहाँ रहे थे, भगत सिंह लाला लाजपत राय। और लिखो यहीं पे, जाट स्कूल रोहतक प्लस हिसार बनाने में पैसा लगाया था इन्होंने, चंदा दिया था। जाट स्कूल रोहतक में भी बना और हिसार में भी। ठीक है, तो बाकी कल पढ़ेंगे। चलो अच्छा, कल एक टाइम हम लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपने नोट्स ले लेना करंट अफेयर्स।